morning student, my name is Dipali Gupta. Today we will start the chapter number 3 of SST. हमारे चैप्टर का नाम है चेंजिंग अर्थ एंड लैंड फोर्स. ठीक है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? चेंजिंग अर्थ एंड लैंड फोर्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इसका मतलब क्या है? पृथ्वी की भू संरचना. ठीक है, द इंटीरियर ऑफ. ठीक है, अब बुक ठीक है हमारी. चलिए स्टार्ट कर देते हैं. The interior of the earth keep changing. This change is future further stimulated by the external agent, the force which work within the earth called endogenic forces, and the forces which work outside the earth's surface are called exogenic force. The chief and endogenic force are volcanoes and earthquake, while the exogenic force are water, ice and wind. देखिए, इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो बल कार्य करते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ. जो अंदर की तरफ कार्य करता है उसे एंडोजोनिक फोर्स, और जो बाहर की तरफ करता है कार्य उसे एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं. एंडोजोनिक फोर्स किसका कारण बनता है? भूकंप का, आपके वोल्केनोज का, मतलब कि ज्वालामुखी के फटने का. ये क्या कारण है? एंडोजोनिक फोर्स, यानी जो भूमि होती है उसके अंदर जो बल कार्य करता है. और एक्सोजोनिक फोर्स किसका कारण बनता है? तो वाटर का, आइस का और हवा चलने का. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट. चेंज इन द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ मूवमेंट. दिस मूवमेंट कैन बी सडन और ग्रेजुअल. द eruption of volcanoes and occurrence of earthquake are sudden movement because they cause a sudden change in the earth, while the movement of water, ice and wind from the gradually change. Volcanoes and earthquake are so sudden that they can hardly be predicted. Scientific are makes effort to find way of predict them. देखिए, इसमें बताया गया है कि जो अर्थ में चेंज होते हैं उसे अर्थ मूवमेंट कहते हैं. जैसे भूकंप आया, भूकंप ने क्या करा? बहुत सारी त्रासदी कर दी. तो उससे क्या हुआ? बहुत जल्दी ये एकदम अचानक से आते हैं और इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता. वैज्ञानिक भी इसका सही से अनुमान नहीं लगा सकते कि कब कोई ज्वालामुखी फटेगा या कब आपका अर्थक्वेक आएगा. लेकिन जो आपकी एक्सोजोनिक फोर्स होती है, यानी भूकंप का, आइस का पिघल, उसका हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं. लेकिन जो एंडोजोनिक फोर्सेस हैं, यानी जो भूकंप हो गया, वोल्केनोज हो गए, उनके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते. तो नेक्स्ट है हमारी हेडिंग वोल्केनोज. देखिए, पृथ्वी के अंदर जो लावा रहता है, देखिए जब वो वोल्केनो के अंदर रहता है, ज्वालामुखी के अंदर रहता है, एक तरह लिक्विड पदार्थ रहता है. जब वो अंदर रहता है तो हमारा क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है. लेकिन जब हमारे वोल्केनोज में विस्फोट होता है और वो मैग्मा बाहर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है. और वो लावा जब जम जाता है तो किसका निर्माण करता है? हमारी चट्टानों का, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था. चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं क्या लिखा है. अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग और fissures in the earth crust through which the magma erupt for the magma chamber. The magma is called lava. When it comes out of the opening, the magma may accompany with particles of rock, atoms and gases. The eruption of a volcano may accompany with tremors and may lead to earthquake. ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, वही चीज़ है. नेक्स्ट है जनरली द लावा फ्लो स्लोली बट इज स्पीड इट डिपेंड ऑन द वाटर कंटेन इन इट. व्हेन इट कम इन contact with atmosphere it cool down quickly after the lava cool down its from its rock. देखिए, इसमें बताया गया है कि जो लावा है उसका जो फ्लो होगा वो स्लोली होगा या स्पीड से होगा. ये डिपेंड करता है लिक्विड पे, और ये बाहर आने के बाद जम जाता है जल्दी से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आया, उसे वायु और जो आपके वाटर वगैरह है एटमॉस्फेयर से उसे कूलिंग मिली और वो जम जाता है और क्या बन जाता है? रॉक्स बन जाता है. ठीक है, वोल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. क्या है? वोल्केनोज जो है वो हम कितने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 एक्टिव वोल्केनोज. नंबर 1 क्या है हमारा? एक्टिव वोल्केनोज which erupt often.
नंबर 2 है हमारा डोरमेट वोल्केनोज और नंबर 3 है हमारा एक्टिव वोल्केनोज। देखिए, एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी यानी आपकी एक्टिव वोल्केनोज, यानी जो अभी भी क्या होती हैं, उनमें से लावा निकलता है। एक होती है डोरमेट यानी जो सक्रिय कभी कभी उनमें से निकलता है, मतलब कि पता नहीं कब निकलेगा। एक होती है एक्टिव यानी जो बंद हो चुकी है, जिनमें से ज्वालामुखी निकले हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है, एक्सटिंक्ट। ठीक है। मोस्ट ऑफ volcanoes occur along the ring of fire which run along the edge of the Pacific Ocean। अब है हमारा नेक्स्ट अर्थक्वेक के बारे में। क्या है अर्थक्वेक? अर्थक्वेक से मतलब क्या आप समझ ही चुकोगे, जो भूकंप आता है। ठीक है। अर्थक्वेक आर सडन मूवमेंट विच आर caused by the movement of tectonic plates and eruption of volcanoes. The earthquake resulting for volcanoes are limited along the ring fire. The earth crust is made up of 15 major and several minor plates called tectonic plates. The magma inside the earth causes movement of these plates. These plates move very slowly, only a few millimeters in a year in a relation to one another. This movement is called tectonic movement. When these plates move, vibration occurs. The vibration are called earthquake. Earthquake occur where the earth crust is weak. ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, क्रस्ट, हमने पढ़ा था कि 3 लेयर होती है। जो सबसे ऊपर वाली होती है वो क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है। तो जो क्रस्ट लेयर है 50 छोटी छोटी मतलब कि प्लेट से मिलके बनी है, जिन्हें क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूवमेंट करती हैं तो हमारा क्या बनता है, अर्थक्वेक बनता है। ठीक है। फिर है द प्लेस वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट विद इन द अर्थ इनर इज कॉल्ड फोकस। फॉर दिस पॉइंट द वाइब्रेशन और सेस्मिक वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, जहाँ से वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, वो जो मेन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, फोकस। और जहाँ तक द प्लेस राइट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है। देखिए, नीचे की तरफ जहाँ पे मूवमेंट की वो फोकस, और उसी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जिसे मान लीजिए कि ये हमारे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनमें मूवमेंट हुआ। ये वाली मूवमेंट होने के बाद अर्थक्वेक आया और ये भूमि से कुछ नीचे थी, यहाँ पे हमारी सतह है, तो ये वाली क्या कहलाई, हमारी जो ऊपर वाला पार्ट है वो एपिसेंटर कहलाता है, और ये हमारी फोर्स कहलाती है। ठीक है, समझ गए ना सभी? चलिए आगे। This is the place which impacted the most of the surface maximum damage। यानी यहाँ पे जहाँ जो हमारा एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि भूकंप वहीं से स्टार्ट होता है। द स्टेज द वाइब्रेशन डिक्रीज अवे द फ्रॉम एपिसेंटर, यानी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ सिस्मोग्राफ। देखिए, अर्थक्वेक को नापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है, जो किसने बनाया था, रिक्टर ने। ठीक है। उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या नाम है, सिस्मोग्राफ। लेकिन अर्थक्वेक जिस पैमाने पर मापा जाता है, यानी जिस स्केल पे मापा जाता है कि उसकी जो तीव्रता थी वो कितनी थी, वो होता है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल किस लिए, क्योंकि उसकी खोज किसने की थी, रिक्टर ने। ठीक है। An earthquake measuring 2.0 or less intensity is hardly noticeable. However, with the increase in point, an earthquake assumes a destructive proportion. An increase in point show a magnetic 10 times more intense. For example, an earthquake measuring 5.0 can cause some damage, but the ones measuring 6.0 is 10 times more intense and can cause a lot of damage. An earthquake measuring 7.0 or more is very destructive.
Recently, an earthquake measuring 7.8 on the Richter scale occurred on 15 April 2015 in Nepal, killing over 8,857 people. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर रिक्टर स्केल पे जो हमारी भूकंप की तीव्रता कम आती है 2.0 से, तो उससे हमें कोई हानि नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसकी 1 पॉइंट बढ़ती जाती है वो 10% और हमारा हानिकारक होता जाता है। जैसे 5.0 तीव्रता का भूकंप आया तो उससे जो डैमेज होगा वो थोड़ा कम होगा। 6.0 अगर 6 से अबव आएगा तो वो जो 5.0 पे आया था उससे 10% ज़्यादा मोर पावरफुल होगा। और जो हमारा नेपाल में लास्ट टाइम हमने सुना था कब आया था 2015 में, अब 25 अप्रैल को, उसमें हमारे कितने 8,857 लोग मारे गए थे। उस भूकंप की जो तीव्रता थी जो रिक्टर स्केल पे वो मापा गया था, कितना था 7.8 था। तो आप देख सकते हो कि कितना हार्मफुल रहा था वो हमारा अर्थक्वेक। नेक्स्ट है an earthquake under the sea surface can result in high waves of sea water which can cause a lot of damage to the place near the seahorse. Such sea waves are called tsunami. In 2005, an earthquake in Southeast Asia caused a mammoth tsunami, resulting in widespread damage in many countries, including India. It is not yet possible to predict the accuracy of an earthquake. It is believed that strange animals behavior. देखिए अब इसमें क्या बताया गया, इसमें हमने एक नया वर्ड पढ़ा सुनामी। सुनामी क्या होता है? आपने सी देखा है, मतलब कि जो सी होता है वाटर होता है, वाटर के अंदर सी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक रिलेशन में है से, जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है वो सुनामी का रूप ले लेता है। यानी सी के अंदर आया अर्थक्वेक, उसे अर्थक्वेक नहीं कहते, सुनामी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है जब लैंड पे अर्थक्वेक आता है तो जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मूवमेंट करती हैं, तो जो धरती हिलती है तो उससे डैमेज होता है। अब जो वाटर के अंदर है तो वाटर हमारा क्या होता है बाहर आ जाता है, और जो आसपास के इलाके होते हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी सुनामी कहलाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट can be used for this purpose, but this is uncertain because it can occur due to some other aspect also. Such animals behavior comprise to abnormal behave on the पार्ट ऑफ फिश एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए जो ये सुनामी होती है और अर्थक्वेक होता है, यानी अर्थक्वेक से रिलेशन में है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थक्वेक का हम सही अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कब आएगा, तो हम सुनामी को भी नहीं बता सकते। लेकिन होता क्या है कि जो एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हो गए या बर्ड्स हो गए, उन्हें पहले से पता चल जाता है कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो क्या करने लगती है कि एक अजीब सा बिहेव करने लगती हैं। तो उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद प्रकृति में कुछ चेंज होने वाले हैं जिसके हमें जो ये एनिमल्स हैं वो सूचना दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर, आइस एंड वाइंड। द अर्थ सरफेस undergoes a change due to weathering and erosion. The sun, wind, ice, water or rain weather the earth's surface and break it down. The broken particles are carried away by erosion by the movement of water, ice and wind. The movement of water is river carried sediment with it and deposit them at the plains. The movement of ice is glacier pushes rock and broken stone away, creating hollows. These hollows are filled by melted ice and the lake created. When wind blows, you can see dust particle is in the broken particles of rock are carried away the wind from the one place to another. These phenomena can be seen clearly in the desert where sand dunes lift from the one place to another place. देखिए इसमें क्या बताया गया है, वाटर का, आइस का और हवा का मूवमेंट। ठीक है,
वाटर के मूवमेंट से आप देख सकते हैं कि जैसे नदियाँ बहती है एक जगह से दूसरी जगह, रिवर हमारी बहती चली जाती है, तो वो हमारा वाटर मूवमेंट हो गया। आइस मूवमेंट, जैसे बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ के पिघलने से एक मतलब कि जहाँ से पिघला तो वहाँ पे एक लेक बन गई। और जो वाइल्ड हवा चलती है, जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं कि लेक मूवमेंट कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हमारे होते हैं मूवमेंट किसके, वाटर के, आइस के और वाइंड के। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लैंड फोर्स। क्या है? लैंड फोर्स। The tectonic movement occurring within the earth result in different landfall. These movements are very gradual and occur in two parts, vertically movement और horizontal movement. देखिए मूवमेंट इन्होंने टू टाइप्स के डिफाइन कर दिए, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली यानी जो सीधी लाइन में होते हैं इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टल यानी इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है हमारा वर्टिकल मूवमेंट्स। Vertical movement result is a rise or fall of earth crust. These are continental building movement that cause a large scale uplift, rising and subsidence. ठीक है। A plateau is formed at the place of up and lift, while a valley is formed the place of a subsidence. ठीक है, फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल। देखिए क्या बताया गया है, वर्टिकली जब जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं वर्टिकली तो वो वर्टिकल मूवमेंट, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है तो हॉरिजॉन्टल। When the tectonic plates compress against each other is result in folding, and when the tectonic plates cause tension, folding नेक्स्ट हेडिंग हमारी फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा बलन। क्या होता है? बलन। फोल्डिंग होकर folding occur when two plates collide. The rocks often bend and break. This collision result is a fold called anticlines and two fold called synclines. The anticlines cause movements such as Himalayas in India and Andes in America, while synclines result in valley. नेक्स्ट है हमारा फल्टिंग। फल्टिंग क्या, फल्टिंग होता है हमारा ब्रंच। ठीक है, फल्टिंग क्या होता है हमारा ब्रंच। फल्टिंग when tectonic plates move away from each other, a tension is caused resulting in cracks on fissures in earth's surface. The faulting can be horizontal or vertical, or both types can occur simultaneously. ठीक है, फिर है लैंड्स फॉर्म एंड ह्यूमन एक्टिविटी, यानी पृथ्वी पर ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उनके बारे में कुछ बताया गया है। In addition of various earth movements, human also cause a change in landform on a large scale, cutting down of tree, construction of road, building dam and canal, mining and the use of explosive for construction of warm form, and some human activity which cause a change in the earth. Man has become so powerful that we have disturb the ecological balance by the activities. Human activities are cause irreparable harm to the environment. Time is ripe when we should become aware of this problem and save the earth from such change. देखिए लैंडफॉर्म जो ह्यूमन है वो क्या है, एक पावरफुल सोर्सेज है। वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और करता भी है। किसमें? पेड़ों को काट कर, रोड को बनाकर, बिल्डिंग्स को बनाकर, डैम क्रिएट करके। तो वो क्या कर रहा है कि जो प्रकृति है उसमें चेंज कर रहा है और बहुत सारे मतलब कि प्रकृति को अनबैलेंस भी कर रहा है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं पेड़ों को काटने से, या बिल्डिंग्स का निर्माण ज़्यादा कर देते हैं, या बांधों के निर्माण से। जब हम मतलब कि बहुउद्देशीय योजनाएं स्टार्ट करते हैं, जो बांध बनाते हैं, उससे भी हमें कभी कभी कुछ नुकसान हो जाते हैं। तो यही बताया गया है कि ह्यूमन किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।